रमेश और उसका परिवार मुंबई शहर में रहते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा है जिसका नाम मानव है और वो 5 साल का है। रमेश पेशे से एक इंजीनियर है और मुंबई में ही किसी कंपनी में काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से रमेश की नौकरी चली जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे दूसरी नौकरी कहीं नहीं मिलती। फिर रमेश और उसका परिवार ये तय करते हैं कि अब शहर को छोड़कर गांव में शांति से अपना जीवन बिताएंगे। इसीलिए वो लोग गांव जाने की तैयारी में लग जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उनका गांव मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में घने जंगलों के पास में है, जहां रमेश के दादा और दादी कभी रहा करते थे। उस गांव में उनका एक घर भी है। रमेश के पिता काम के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए थे। तब से अब तक रमेश वहां कभी नहीं गया, इसीलिए उसके गांव को लेकर जो भी यादें थीं वो धुंधली हो चुकी थी। अब तो फिर वो वहां जाकर अपने दादाजी के साथ बिताए गए जो पल हैं उनको याद करना चाहता था। यही सोचकर रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां के लिए निकल पड़ता है। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसीलिए उन्हें वहां पहुंचते हुए शाम हो गई थी। अब बस उन्हें जंगल को पार करके गांव तक पहुंचना था। सफ़र काफ़ी अच्छा बीत रहा था। रमेश और उसका परिवार बहुत उत्साहित था कि गांव की ताज़ी हवा में सांस लेंगे। वो लोग जंगल में घुसते हैं। शाम होने को थी। अंधेरा भी धीरे धीरे होता जा रहा था। उस अंधेरे में जंगल से गुजरने पर काफ़ी डरावना सा लग रहा था। कुछ दूर चलते ही अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। आसपास सिर्फ पेड़ों के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रात होने वाली थी, जिसकी वजह से रमेश की पत्नी रेखा डर से बोलती है, अब क्या होगा? हम घर कैसे पहुंचेंगे? इतने घने जंगल में तो जंगली जानवर भी होंगे। रमेश उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा। अब वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत सामने से चलकर आ रही होती है। वह औरत उनके गाड़ी के पास आकर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो तुम लोग? पहले तो रमेश उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जंगल में कोई रहता भी होगा। पर फिर वो जवाब देता है और कहता है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमें इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी सी बात, तुम लोग चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। रमेश पूछता है कि आपका घर कहाँ पर है? वो बूढ़ी औरत थोड़े डरावने अंदाज में बोलती है, यही जंगल ही मेरा घर है। मेरा मतलब है कि मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, देखती हूँ कि कोई इस जंगल को नुकसान ना पहुँचा सके। मेरा घर इसी जंगल में है। पहले तो रमेश हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो उनके साथ चला जाता है। वो और उसका परिवार उस बूढ़ी औरत के घर आते हैं। इस बात से बेखबर कि वे जिसके साथ आए हैं वो एक पिशाचिनी है, जिसका नाम है यक्षिणी, और ये सब उसी के माया जाल है रमेश को फंसाने का। अब धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू करती है। यक्षिणी एक पिशाचिनी है, उसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, इसीलिए वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। धीरे धीरे उनके शरीर पर अपना कब्जा करके उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। यही नहीं, वो यक्षिणी बच्चों को भी खाती है। अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि रमेश ही था। रात को अब सब सो जाते हैं कि तभी रमेश को किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई औरत मानो धीमी आवाज़ में रो रही हो। रमेश पहले तो इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है। वो सोचता है कि यह शायद उसका वहम है। इतनी रात को कैसे हो सकता है कोई जंगल में? पर वो आवाज़ उसे दोबारा आती है। रमेश को रहा नहीं जाता। वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस जाने लगता है। फिर वो देखता है कि एक और से आवाज़ आ रही है, उसी औरत के रोने की। रमेश एक टॉर्च लेकर जंगल में निकल पड़ता है और उस आवाज़ को देखता है, सुनता है ध्यान से। उसे लगता है कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। घने जंगलों में ऐसे अकेले घूमना मतलब जंगली जानवरों का शिकार है। वो फिर भी आगे की ओर बढ़ता जाता है। जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वैसे ही आवाज़ और तेज़ होती जा रही है।
रमेश उस आवाज़ का पीछा करते करते एक झील के किनारे पहुंच जाता है और देखता है कि झील के किनारे एक औरत बैठी हुई है जो रो रही थी। उसके काले घने बाल लहरा रहे होते हैं। गोरा रंग, लाल साड़ी पहने वो औरत पीछे की तरफ से बैठी होती है। रमेश उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? वो औरत जैसे ही रमेश की ओर मुड़ती है, रमेश उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। इतनी खूबसूरत औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, लंबे काले बाल हवा से लहरा रहे थे, जिसे देख के मानो रमेश पे कोई जादू सा हो गया हो। वो फिर औरत कहती है, यक्षिणी हूँ मैं, और इतना कहकर वो एक मुस्कान देकर आगे की ओर बढ़ती है। रमेश भी मदहोश होकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसके ऊपर यक्षिणी का ऐसा जादू चला कि वो अब सोचने के लायक भी नहीं रहा। यक्षिणी आके जाकर एक घर के अंदर जाती है और रमेश को भी इशारे से बुलाती है। रमेश भी उसके साथ चला जाता है। धीरे धीरे रमेश यक्षिणी के करीब आने लगता है। दोनों बहुत करीब होते हैं। रमेश रात उसके साथ ही बिताता है। अब वो पूरी तरह से यक्षिणी के प्यार में पड़ चुका था। यक्षिणी ने उसका मन अपने वश में कर लिया था। अब सुबह होने को आ गई थी, पर पेड़ों की वजह से जंगलों में रोशनी पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। रमेश की आंखें सुबह जब खुलती हैं, वो वहां अकेला होता है। यक्षिणी वहाँ नहीं होती। वो आसपास उसे ढूंढता है और वो उसे नहीं मिलती। वापस उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। अब रमेश और उसका परिवार गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वो बूढ़ी औरत उन्हें जाते देख मुस्कुरा रही होती है। उसकी मुस्कान काफ़ी डरावनी होती है। रमेश के जाते ही वो एक अलग रूप में आ जाती है। वो रूप जो यक्षिणी का असली रूप होता है, एक भयानक राक्षसी का ऐसा रूप होता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी होती है कि कोई भी डर जाए। रमेश अब अपने गांव पहुंचता है। सब गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां एक तांत्रिक होते हैं जो रमेश को देखकर समझ जाते हैं कि उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कहते। वक्त बीतता रहता है। रमेश, रेखा और मानव तीनों गांव के माहौल में ढल जाते हैं। रेखा और मानव का जीवन तो अच्छा चल रहा होता है, पर रमेश कुछ बदला बदला सा होता है। वो हमेशा ही यक्षिणी के ख्यालों में खोया रहता है। अब तो वो रोज़ रात को यक्षिणी से मिलने जाता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता है, तब यक्षिणी के प्यार में पागल रमेश टॉर्च लेकर उसी जगह पे उसे मिलने जाता है। रमेश की पत्नी रेखा भी देखती है कि उसका पति पहले जैसा नहीं है, वो कुछ बदला बदला सा है। उसे क्या हो गया है? रमेश अब काफ़ी बीमार भी रहने लगा था। यक्षिणी धीरे धीरे उसका जीवन अपने अंदर खींच रही थी। रमेश का शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा था। उसके शरीर में कमज़ोरी दिखने लगी थी। रेखा उसे गांव के वैद्य के पास ले जाती है, पर वैद्य जी कहते हैं, अरे इसे तो कोई बीमारी है ही नहीं, फिर ये इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है? लगता है पत्नी खाना नहीं दे रही है। और फिर कहते हैं कि शायद खाना अच्छे से ना खाने के कारण ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। वैद्य को बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए उसने ऐसा कहा ताकि गांव में अपनी इज्जत बनी रहे। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। रमेश उस यक्षिणी के पास रोज़ जाने लगता है। एक रात यक्षिणी उसे कहती है, मुझे इस गांव के बच्चे चाहिए और तुम मुझे लेकर दोगे। रमेश वैसा ही करता है। एक एक करके अब गांव के बच्चे गायब होने लगते हैं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। सभी बच्चों के माँ बाप परेशान हो रहे थे, पर बच्चों को तो यक्षिणी खा रही थी, ये किसी को पता ही नहीं था। पुलिस जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा था। रमेश की पत्नी रेखा रमेश से कहती है, सुनिए, आपको क्या लगता है सारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो अपने मानव के लिए डर लग रहा है। रमेश गुस्से से बोलता है, मुझे क्या पता। रेखा को उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। एक दिन रमेश का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। रेखा घर पे होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने वो तांत्रिक होता है। रमेश की पत्नी उसे अंदर आने को बोलती है, पर वो बाहर खड़े होकर ही बोलता है, तुम्हारे पति पे किसी चुड़ैल का साया है और अब उसे कोई बचा नहीं सकता। इतना सुनते ही रेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। तांत्रिक कहता है, अगर विश्वास ना हो तो आज रात अपने पति का पीछा करना। वो कहाँ जाता है? इतना कहकर वो तांत्रिक चला जाता है। रेखा वैसा ही करती है। आज अमावस की रात होती है। आज ही के दिन यक्षिणी रमेश का जीवन पूरे तरीके से सोखने वाली थी।
आज उसने मानव यानी रमेश के बेटे को खाने की तैयारी कर रही थी ताकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन सके। रमेश रात को 12 बजे मानव को साथ उठाकर जंगल की ओर जाने लगता है। रेखा भी दबे पांव उसका पीछा कर रही होती है। जब रमेश वहाँ जाता है तो रेखा बिल्कुल ही चौंक जाती है। सामने एक खतरनाक लंबी चोटी वाली चुड़ैल होती है जिसके पास रमेश मानव को लेकर आया था। उसे देख रेखा एकदम से घबरा जाती है और चिल्ला उठती है, आप हमारे बच्चे को उस चुड़ैल के पास क्यों लाए हो? यक्षिणी रेखा को कहती है, चली जा यहाँ से वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगी तेरे बच्चे की तरह। रेखा नहीं मानती। वो रमेश से विनती करती है कि आप हमारे बच्चे को उस चुड़ैल को कैसे दे सकते हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। वो रो रही होती है। रमेश मानव को यक्षिणी को देने वाला होता है कि उसके अंदर का पिता एकदम से जाग उठता है और वो मानव को रेखा को ले जाने को बोलता है और कहता है, तुम मानव को लेकर यहाँ से चली जाओ जल्दी, मैं ज़्यादा देर यक्षिणी को रोक नहीं पाऊंगा। वो मानव और रेखा को तो बचा लेता है और भेज भी देता है पर खुद वहाँ रह जाता है क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला। रमेश को पता चल चुका था कि यक्षिणी की शक्ति उसकी चोटी में है, इसीलिए उसकी चोटी को ही काट देता है। उसकी चोटी कटते ही यक्षिणी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है क्योंकि उसकी सारी शक्ति उसकी चोटी में थी। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठता है। उसके बाद उसका शरीर भस्म हो जाता है और यक्षिणी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। साथ ही रमेश की भी जंगल में मृत्यु हो जाती है। यक्षिणी के खूबसूरत रूपी छलावे में फंसकर रमेश का जीवन आखिर खत्म हो जाता है।